नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारतीय जलवायु को लेकर काफ़ी डिटेल में, काफ़ी गहराई के साथ हर एक पॉइंट को हम समझते हुए चल रहे हैं। हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। दोनों क्लासों में हमने देखा कि जो कर्क रेखा है, भारत की जलवायु को 2 भागों में भी डिवाइड करती है। और उसके अलावा हमने ये देखा कि ये जो मैप है, देखो आपके सामने दिख रहा है, एक प्रायद्वीपीय भारत आपको दिख रहा है, एक उत्तरी भारत जो 33 सागर से उसका निर्माण हुआ है वो आपको दिख रहा है, और एक हिमालय आपको दिख रहा है। ये जो हिमालय है, यहाँ पे बर्फ जमती है। आज की हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए है क्योंकि आज हम भारत के अंदर जो प्रादेशिक विभिन्नता है उनको लेकर हम बात करेंगे, और भारत के अंदर जो वर्षा को लेकर विभिन्नता है उनको लेकर भी बात करेंगे। हवाएं जो होती है वही बारिश भी करती है। हवाएं जो होती है वो तापमान भी निर्धारित करने का काम करती है। आप कहोगे कि सूर्य की किरणें जहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा, जहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ेगी वहाँ पे तापमान कम हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, लेकिन हवाएं जो होती है वो भी तापमान में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भूमिका निभाती है। दूसरा, उस क्षेत्र में स्थल कैसा है, उस क्षेत्र के अंदर जो जमीन है वो कैसी है, वहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी है, वहाँ पे ऊंचाई कितनी है या ऊंचाई कितनी कम है, ये सारी चीजें एक जगह को ज्यादा गर्म होना भी डिसाइड करती है तो कम गर्म होना भी डिसाइड करती है। काफी सरल भाषा में और सरल लैंग्वेज के साथ हम देखते हैं। पिछली क्लासों को जोड़ते हुए हम देखते हैं। पिछली क्लासों में हमने देखा कि यहाँ पे जो दक्षिण भारत का जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, ये दक्षिणतम पॉइंट है भारत का मुख्य भूमि का। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा की हमने बात की तो हमने देखा कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के अंदर से गुजरती है, जो हम मान के चलते हैं कि भारत के बीचों बीच में अपना हिस्सा रखती है। उसके बाद 37 डिग्री और 6 मिनट का एक रेखा और गुजरती है, भारत का जो उत्तरतम पॉइंट है यहाँ पे। इन तीनों के बीच में स्थित भूभाग है वही भारत की जलवायु है, और उसी के बारे में हमको पढ़ना होता है। अब आप समझिए, हमने यहाँ तक बात की कि भारत के अंदर जो कर्क रेखा है वो किस प्रकार की भूमिका निभा रही है, कर्क रेखा। उसके बाद सूर्य की जो स्थितियां बनती है वो किस प्रकार बनती है, काफी गहराई से। और किसने भारत की जलवायु को उष्ण कहा, और किसने भारत के बारे में ये कह दिया कि भारत की जलवायु उष्ण हो ही नहीं सकती है। ये तो सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। ये काफी गहराई से डिटेल में हमने चर्चा की। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं क्लासों को जोड़ते हुए समझना यहाँ पे। कुछ लोग भारत के भी हुआ करते हैं, ठीक है, जो भारत के बारे में वर्णन करते हैं और भारत के बारे में हमको बताते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि भारत के अंदर लगभग 70 से 80% बारिश जो होती है, भारत के अंदर लगभग 70 से 80% जो बारिश होती है वो गर्मी के मौसम में होती है। अब आप कहोगे कि गर्मी के मौसम में बारिश होने के पीछे के क्या कारण है, तो उसको समझना। हमारा जो देश है इसके अंदर तापांतर पाया जाता है। तापांतर का मतलब होता है कि तापमान के अंदर अंतर। अब तापांतर तो हर एक देश में पाया जाता है, लेकिन भारत के अंदर ये स्थिति अलग तरीके से बनती है। जो प्रायद्वीपीय भारत आपको दिखता है, प्रायद्वीपीय भारत, इसके अंदर जो तापांतर की स्थिति है वो कम बनती है। मतलब 7 या 8 डिग्री के बीच में ही ताप का अंतर रहता है। ताप का अंतर रहने का मतलब है कि जो गर्मी पड़ रही है वो कितनी ज्यादा पड़ रही है और ठंड पड़ रही है वो कितनी ज्यादा पड़ रही है। तो उसके बीच में जो अंतर रहेगा वो मात्र कितना रहेगा, 7 डिग्री से 8 डिग्री के बीच ही रहेगा। ठीक है, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता है, इनके बीच में अंतर रहेगा। अब समझना, ये है उत्तर भारत। उत्तर भारत के अंदर जो गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, उसके बीच में जो अंतर रहता है वो अंतर लगभग 35 डिग्री से 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अंतर रहता है। या मोटे तौर पर हम 25 डिग्री से 30 डिग्री मान सकते हैं कि 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अंतर पाया जाता है। जहां पे अंतर सिर्फ 60 डिग्री या 8 डिग्री का पाया जाता है, वही उत्तर भारत के अंदर अंतर 25 डिग्री से 30 डिग्री का पाया जाता है। अब आपके जो क्वेश्चन थे उनका जवाब यही है। आपने कहा कि सूर्य की किरणें ज्यादा जहां पे पड़ेगी वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सूर्य की किरणें पड़ती ही नहीं है। आप देखो, कर्क रेखा तक लास्ट सूर्य की लंबवत किरणें पड़ सकती है, कर्क रेखा तक, लेकिन यहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो इतनी नहीं पड़ती है। ठीक है, तिरछी पड़ती है, लंबवत नहीं पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे तापमान 55 डिग्री चला जाता है, 55 डिग्री तापमान चला जाता है। दूसरी चीज,
ये जो लद्दाख वाला इलाका है, यहाँ पर माइनस में 45 डिग्री तापमान चला जाता है, माइनस में 45 डिग्री तापमान चला जाता है। तो आप देखिए कि 55 डिग्री तापमान गया, 45 डिग्री तापमान गया। अब यहीं पे ठंड का मौसम अगर हम देखें तो 25 डिग्री तापमान हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप देखिए 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। ठंड के मौसम में दिन में यहाँ 25 डिग्री तापमान होता है, लेकिन वही तापमान गर्मी के अंदर दिन के अंदर 55 डिग्री चला जाता है। तो कितना अंतर हमको, लगभग 30 डिग्री का तापमान में हमको अंतर देखने को मिला। ये जो लद्दाख है, यहाँ की जो ऊंचाई हमको मिलती है वो 3000 मीटर की ऊंचाई लगभग हमको मिलती है। तो अब देखो आप, हमारा देश भारत जिसके अंदर बर्फ भी गिरती है, हम कैसे बता सकते हैं तापमान माइनस में जा रहा है? 0 डिग्री माइनस में जाने के बाद, 0 डिग्री से माइनस में हो जाने लगता है तो क्रिस्टल जमने लगते हैं। जब क्रिस्टल जमने लगते हैं तो बर्फबारी होने लगती है, जो हमारा हिमालयी जो इलाका है यहाँ पे होती रहती है, जिसके बारे में हमको पता है। तो एक जलवायु हमारे भारत के अंदर ये है कि 0 डिग्री का तापमान भी हमारे देश में हमको मिलता है, जो कि जो शीत जलवायु है या शीतोष्ण जलवायु है, उसके आसपास का इलाका जो होता है वो 0 डिग्री से माइनस में ही होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 25 डिग्री तापमान की हमने बात की कि 25 डिग्री का अंतर पाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे 25 डिग्री का अंतर पाया जाता है। 55 डिग्री का तापमान बनता है यहाँ पे जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है, और इसी तापमान को, इसी लो प्रेशर को बढ़ने के लिए हवाएं चलती है समुद्र से यहाँ पे, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन उसी स्थिति में इस जगह दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, 1048 सेंटीमीटर, या एक मोटे तौर पर 1000 सेंटीमीटर मानसिंह की जो है पहाड़ियां हैं, यहाँ पे होती है बारिश। ठीक है, तो एक तरफ बारिश की विभिन्नताएं पाई जा रही है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तापमान काफी ज्यादा हो रहा है। तो इसे समझ सकते हो आप, यहाँ पे वनस्पतियां कम होती है, यहाँ पे रेतीला स्थान है, और यहाँ पे मरुस्थली भूमि है, इसके कारण ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, फर्क इससे पड़ता है कि वहां की भूमि कैसी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आंसर तो ये हुआ। दूसरा, 55 डिग्री ज्यादा तापमान होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर जो बनेगा वो काफी मजबूत बनेगा। जितना ज्यादा मजबूत लो प्रेशर बनेगा उतनी ही ज्यादा मजबूत स्थिति बनेगी किसकी, हवाओं के यहाँ तक पहुंचने की। जितना तेज यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, हवाएं उतनी ही तेज भागेगी, और उसी जगह को भरने के लिए उतनी ही तेजी के साथ हवाएं यहाँ पे आएगी। जब ये हवाएं यहाँ पे आएगी तो आप सोचिए कि यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, और ये भारत का मध्य का भाग है, तो यहाँ पे अगर गर्मी पड़ रही है तो पूरे भारत में गर्मी पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये समय है ये गर्मी का समय है, गर्मी का समय है। और गर्मी के मौसम में जब बारिश होने लगती है, जब ये मानसून इधर आता है और समय के साथ जब बारिश होने लगती है, तो यही बारिश भारत के अंदर कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। यही बारिश भारत के अंदर कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम कह सकते हैं कि 70 से 80% 70 से 80% जो बारिश होती है वो गर्मियों के मौसम में होती है। गर्मियों के मौसम के बाद जो मानसून आता है उससे होती है, और इसी मानसून को हम नाम देते हैं, उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। पश्चिमी दक्षिण मानसून। ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे देश की जलवायु को निर्धारित करने के, कि गर्मियों का मौसम है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है कर्क रेखा पे, यहाँ पे मरुस्थलीय भाग होने के कारण ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसी लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो काफी सारा पानी लेके आती है, और यही पानी बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से, अरब सागर से ये शाखाएं जब आती है, तो जहाँ पे बारिश हो सकती है वहां पे होती है, और जहाँ पे छायावृष्टि बनती है, मतलब कि अवरोध आ जाते हैं बीच में, जैसे कि यहाँ से उठने वाली हवाएं अपने साथ पानी तो लाती है, लेकिन वो इस किनारे पे बारिश कर देती है, इधर बारिश नहीं कर पाती है, तो ये अवरोध का काम करती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली अरावली जो पर्वतमाला है हमारे यहाँ पे, इसी अरावली पर्वतमाला के टकरा कर यहाँ पे बारिश करती है, इधर बारिश नहीं हो पाती है, ये अवरोध का कारण बनता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ से आती है, यहाँ से एंटर मारती है, इधर पे हिमालय टकराने के बाद राजस्थान में आती है। ये सारी चीजें आगे पढ़नी है, काफी गहराई से पढ़नी है, लेकिन ये तापांतर में, मतलब तापमान में अंतर पाया जाता है। अब एक चीज को और समझिए, 45 डिग्री, ठीक है, तापमान माइनस में चला जाता है, 55 डिग्री तापमान हमारा प्लस में जा रहा है यहाँ पे। अब सोचिए हमारे देश के अंदर लगभग
100 डिग्री तापमान का अंतर पाया जाता है। कितना? 100 डिग्री तापमान का अंतर पाया जाता है, जो दुनिया के कम ही देशों में ऐसा होता होगा। उसके बाद दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश हमारे देश में होती है। उसके बाद एक चीज और है, एक पॉइंट और नोटिस करना। ये तो हमने उत्तर भारत की बात की, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की आप चीज को नोटिस करना। यहाँ पे भी गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ियाँ काफी ज्यादा है। पहाड़ियाँ होने का कारण ये है, यहाँ पे समुद्रों की स्थिति का होना। अब समझना, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है, तो सूर्य की किरणें तो समुद्र में भी पड़ती है, तो यहाँ पे ज्यादा स्थलखंड ज्यादा गर्म हो जाता है। तो स्थलखंड के ज्यादा गर्म होने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर, जो छोटे छोटे लो प्रेशर जो बनते होंगे, उनको भरने के लिए हवाएं यहाँ पे आती होगी। तो ये हवाएं जब आती है तो इतनी गर्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जलीय जो भाग होता है वो काफी ज्यादा गर्म एकदम से नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है। जब ये गर्म हो रहा होता है लेकिन गर्म नहीं हुआ, तो ये ठंडी धाराएं जो आती है, ये क्षेत्र में जो लो प्रेशर बन रहे, गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी को थोड़ा कम करने का काम करती है, यहाँ से ठंडी आती है। और जब ये गर्म होता है तब तक तो रात हो जाती है। मतलब आप समझिए, एक क्षेत्र 12 घंटे से ज्यादा, मतलब या तो रात नहीं रह सकती है या दिन नहीं रह सकता है। इस बात को समझना। ये हम बात कोई शीत जलवायु क्षेत्रों की नहीं कर रहे हैं, हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की कर रहे हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर सूर्य लगभग 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो ये जो समुद्र है, यहाँ पर भी तो 12 घंटे की दिन और 12 घंटे का रात होगी। तो यहाँ पे 12 घंटे तक सूर्य की किरणें पड़ती रहेगी, तो उसके कारण जो समुद्री जो भाग है, यहाँ की हवाएं जो है वो गर्म होने लगेगी। लेकिन जब तक वो गर्म होगी तब तक तो यहाँ पे रात हो जाएगी, तो वो गर्म हवाएं वापस ठंडी होने लगेगी। तो जब तक वो गर्म होगी तब तक रात हो जाएगी, और रात को जब यहाँ पे मौसम ठंडा होगा, तो ये गर्म हवाएं रात भर यहाँ पे गर्म हवाएं चलती रहेगी। और जैसे ही ये क्षेत्र वापस ठंडा हो रहा है और वापस अगला दिन आएगा, तब यहाँ पे धूप पड़ेगी, तो ये क्षेत्र वापस गर्म होने लगेगा। तब रात भर जो यहाँ पे समुद्र के अंदर जो मौसम ठंडा रहा और उसके कारण जो गर्म हवाएं वो ठंड में बदलने लगी, तो यहाँ पे जब मौसम ठंडा रहेगा, तो यही क्षेत्र की गर्म हवाएं, ठीक है, ठंडी हवाएं इस क्षेत्र को वापस ठंडा करने में लग जाएगी। तो इसके कारण ये जो जलवायु है वो मॉडरेट जलवायु हमको मिलती है। मतलब कि ज्यादा अंतर हम नहीं दे पाते हैं, 7 या 8 डिग्री का अंतर ही हमको मिल पाता है। और यही चीज यहाँ पे नहीं हो पाती है, इसको भी समझना। हम नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है, नोट्स आपको इसी यूट्यूब के क्लास के अंदर लिंक मिलेगी, लिंक के अंदर कैसे कैसे लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम समझा रहे हैं, अब समझना, इस क्षेत्र को आप समझना। यहाँ पे समुंदर, यहाँ पे भी है समुंदर, और यहाँ पे भी है समुंदर, और ये है प्रायद्वीपीय भारत। हमने आपको कहा कि ये क्षेत्र ठंड गर्म होगा, तो यहाँ से ठंडी हवा इसको वापस ठंडा करने में लग जाएगी। ये क्षेत्र गर्म हो, यहाँ पे ठंडा होगा, तो यही क्षेत्र वापस गर्म करने में लग जाएगी, और जब गर्म होगा तो ठंडी करने में लग जाएगी। लेकिन उत्तर भारत, ना तो कोई समुद्री स्थिति मिलती है यहाँ पे, ना तो कोई समुद्र हमको मिलता है, और ना ही जो यहाँ पे पहाड़ियाँ इतनी मिलती है, वो यहाँ पे इस क्षेत्र में इतनी हमको मिल पाती है। ठीक है, तो इस चीज को समझना। हवाओं के अंदर जो पानी होगा काफी कम होगा, नमी काफी कम होगी। यहाँ पे नमी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी तो ये जो क्षेत्र है, ये वाले, ये क्षेत्र हमेशा हरे भरे रहेंगे, और इसी कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। ये मासिंग गांव की पहाड़ियाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, वहां पे सदाबहार वन हमको पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उष्णधारिता, आपने नाम सुना होगा, उष्मा। ठीक है, पानी क्या करता है, अपने अंदर गर्मी सोख लेता है। और जब जो गर्मी होती है, जब आप किसी चूल्हे पे किसी को पानी को गर्म करते हो, तो आपने देखा होगा कि ज्यादा गर्म होने के बाद भाप बन के ऊपर उठने लगता है। तो जब तक पानी के अंदर गर्मी रहती है तब तक हवाएं भारी रहती है। जब पानी उस गर्मी को छोड़ने लगता है तो हवाएं हल्की हो जाती है। इस चीज को समझना, इसी को बोलते हैं उष्णधारिता। ठीक है, तो यहाँ पे जो उष्णधारिता होती है वो काफी कम होती है। पानी के अंदर जो हवाओं के अंदर जो पानी होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है यहाँ पे, जब तापमान ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हवाएं होती है वो थोड़ी भारी होती है। इसीलिए जब आप सुबह चलते हो तो वहां पर आपको ओस की जो बूंदे देखने को मिलती है, वही कारण होता है। तो एक बार इसको जितना आपको समझ में आया है, एक बार शब्दों को लिख लेना, ताकि आप जब नोट्स में पढ़ो तो वे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखना आगे,
अब हमने क्लियर कर दिया है जलवायु को लेकर, जो 3 क्लासें हमारी हुई इनमें हमने क्लियर कर दिया है कि जलवायु क्या होती है और भारत के अंदर कितनी स्थितियां मिलती है। अब हम पॉइंट निकालते हैं कि कितने पॉइंट बना सकते हैं और कितने पॉइंट को हम गहराई में जाके पढ़ सकते हैं। जो आप गाइड पढ़ते होंगे, जो आप किताब पढ़ते होंगे या कोचिंग में पढ़ते हो, तो आपको डायरेक्ट क्या किया जाता है कि पॉइंट लिखवा दिए जाते हैं कि जलवायु के अंदर हमको ये पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पे, तट के आधार पे जलवायु, ठीक है, ऊंचावच के आधार पे जलवायु, काफी सारे पॉइंट है। देखो, सागर तल के आधार पर, सागर तट से दूरी के आधार पर, हिमालय पर्वतमाला के आधार पर, उच्चावच के आधार पर और जल और स्थल के आधार पर, ये सारे पॉइंट होते हैं। हमने क्या किया, 3 क्लासों में ये पॉइंट क्यों बने हैं इसको लेकर चर्चा की। अब हम हर एक पॉइंट को जब गहराई से पढ़ेंगे तो और काफी सारी जानकारियां खुलने लग जाएगी। तो एक बार हम सारणी बनाने की कोशिश करते हैं कि कितने पॉइंट हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ये हमने डिटेल में बात की, फिर हमने एनसीईआरटी की जो बुक है, जो भूगोल की बुक है, उसके अंदर पॉइंट को देखा। तब वहां पे पॉइंट लिखे हुए थे। वो पॉइंट कौन से थे देखना। भारत के अंदर एक स्थिति बनती है, पहली उच्चावच के आधार पर यह स्थितियां बनती है। उच्चावच आधार पर, ठीक है, सारणी बनाना। एक तरफ उच्चावच के आधार पर और एक तरफ है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। पहला हम लिख रहे हैं ए, इसमें होता है अक्षांशीय स्थिति। अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया अक्षांशीय स्थिति की। जब हमने बात की तो ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो, हमने पहले ही कर्क रेखा बना दी है यहाँ पे। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ही क्लियर है कि अक्षांशीय स्थिति के कारण भारत के अंदर जलवायु का निर्धारण किया जाता है, उष्ण जलवायु। लेकिन उपोष्ण होनी चाहिए थी, लेकिन हमने उपोष्ण क्यों नहीं बताई, क्योंकि हिमालय का बीच में अवरोध के रूप में आना, ये आपका क्लियर है। अब हम इस पॉइंट को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पहले काफी सारा चीजें आपको पहले से आ रही होगी। उसके बाद बी, इसमें दूसरा पॉइंट है सागर तल। अब आप देखिए, जब बुक में आप पढ़ोगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, एक सागर तल मिलेगा और एक सागर तट से दूरी मिलेगी। हमने क्लियर कर दिया है दोनों पॉइंटों को। अब देखो, सागर तट, ये रहा सागर तट आपका। यहाँ पे जो जलवायु मिलेगी आपको पता है, काफी गहराई से चर्चा की है। सागर तल, ठीक है, तो सागर तल के पास जो जमीन है वो प्रायद्वीपीय भारत की जमीन है। और यहाँ पे हमेशा, एक बार वापस समझना इसको, अगर नहीं आया हो समझ में तो समझ लेना 1 मिनट में। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे टॉर्च लीजिए आप, आप एक प्रयोग कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक धूप में रख देना, बाल्टी होती है, टब होता है, उसको रख देना, एक में पानी भर देना और एक में खाली छोड़ देना। जिसमें पानी होगा वो धीरे गर्म होगा और धीरे ठंडा होगा। जिसमें पानी नहीं होगा, खाली टब जो होगा, वो काफी ज्यादा तेज गति से ठंडा हो जाएगा, ज्यादा तेज गति से गर्म हो जाएगा। ये भाग भी पानी को टच कर रहा है, ये भाग भी पानी को टच कर रहा है। समुंदर ऐसा नहीं है कि वो पानी जमीन के आर पार चला गया हो। जैसे कि ये भारत है, यहाँ पर भी भूमि है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भूमि नहीं है। लेकिन इस भूमि के ऊपर, समझना इसको, इस भूमि के ऊपर पानी भरा हुआ है, इस भूमि के ऊपर। और ये जो भाग है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है, तो यहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि सागर तल से ऊंचाई कितनी है। तो सागर तल का लेवल देखा जाता है कि कितने लेवल पे सागर है, सागर का पानी है। तो इधर तो पानी भरा हुआ है, लेकिन ये भाग जो है ये काफी ऊपर उठा हुआ है, इसको समझना आप। ये भाग काफी ऊपर उठा हुआ है, तो यहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पानी के नीचे जमीन नहीं है, इस पानी के नीचे भी जमीन है। मतलब यही समझ सकते हो कि ये जो है पानी, ये टब के अंदर भरा हुआ पानी है, ये वाला, ठीक है, पानी तो है लेकिन टब में भरा हुआ है। और ये है जो आप टब को उल्टा जब रख देते हो तो आपको पता है कि उसका उभरा हुआ भाग आपको दिखने लगता है। तो मान के चलिए कि ये जो जमीन है, ये वही टब है जो उल्टा हुआ पड़ा हुआ है। तो दोनों साइडों में पानी है, लेकिन समुद्र के नीचे भी जमीन है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के आर पार पानी भरा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस टब का जो पानी है, इस टब में, ये टब क्यों धीरे ठंडा होगा और धीरे गर्म होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और पानी धीरे गर्म होता है, धीरे ठंडा होता है। और यहाँ पे भी जो टब है, लेकिन ये जो भूमि है ये तो खाली है, उल्टा रखा हुआ है, ये तो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब आप सोचिए, ये क्षेत्र तो काफी ज्यादा गर्म हो गया, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि हवा यहीं यहीं पे चलेगी बस,
कि स्थल पे अलग हवाएं चलेगी और इधर अलग हवाएं चलेगी, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही होगी, ये हवाएं यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, ये हवाएं यहाँ पे नहीं पहुंचेगी। ये कोई दो पड़ोसियों के घर नहीं है। हवाएं यहाँ पे चलने वाली यहाँ पे भी पहुंचेगी और यहाँ पे चलने वाली हवाएं यहाँ पे भी पहुंचेगी। हवाओं को कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे जब ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी, ज्यादा गर्म हो रहा होगा क्षेत्र, तो इधर से आने वाली जो हवाएं हैं वो ठंडी होगी और यहाँ पे कर देगी। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र पहले गर्म हो जाता है, लेकिन ये क्षेत्र काफी बाद में गर्म होगा, और जब तक ये गर्म होगा तब तक तो यहाँ पर राहत आ जाएगी वापस। तो इसलिए ये क्षेत्र में इतनी ज्यादा जलवायु मतलब कि वो तापमान में अंतर नहीं आ पाता, इसलिए कहते हैं दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो सागर तल है। अब तीसरा पॉइंट आप बताइए कौन सा आएगा। तीसरा जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा सागर तट से दूरी। हर एक पॉइंट आपके सामने हमने पहले ही चर्चा कर ली इन पॉइंट पे। अब ये किताब से हम पॉइंट लिख रहे हैं बस कि हाँ ऐसे पॉइंट है। सागर तट से दूरी, जो बात हमने यहाँ पे की, जो बात यहाँ पे लागू हो सकती थी हमने की कि समुद्र है तो हवाएं यहाँ पे आती रहेगी जाती रहेगी। यहाँ पे समुद्र है ही नहीं। यहाँ पे समुद्र कहाँ से लाओगे बताओ? इधर तो चीन आ गया, म्यांमार आ गया, गुजरात के बाद इधर पाकिस्तान आ गया, इधर अफगानिस्तान आ गया, नेपाल आ गया। ये सारे जो क्षेत्र हैं, देश आ रहे हैं, ये देश हमारे पड़ोसी देश हैं। लेकिन इधर कोई पड़ोसी कोई देश है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कोई समुद्र नहीं होने के कारण यहाँ पे जो हवाएं होगी वो शुष्क होगी, उनकी हवाओं के अंदर पानी नहीं होगा, वो खाली होगी बिल्कुल ही। ठीक ठीक है, ऐसी स्थिति बनती है। समझना यहाँ पे समुद्र तल से दूरी, यही पॉइंट है हमारा। समुद्र तल से दूरी और उसके कारण क्या कारण बनते हैं, दूरी होने के बाद क्या होगा? तो यही होगा कि हवाओं के अंदर पानी नहीं होगा, स्थल खंड जो ज़्यादा ठंडा होगा, गर्मी के समय में ज़्यादा गर्म होगा, ठंड के समय में ज़्यादा ठंडा होगा, यही चीज़ है। तो हमारा जो पॉइंट है वो सागर तट से दूरी। उसके बाद डी पॉइंट है, ये है हिमालय पर्वतमाला। अब आप सोचिए, एक पॉइंट हमारा छूट गया था, उसको क्लियर कर लेते हैं भी इसी पॉइंट के साथ। हिमालय ये है 0 डिग्री से जैसे ही हम माइनस में जाने लगते हैं और बर्फ जमने लगती है, क्रिस्टल पड़ने लगते हैं, क्रिस्टल होने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति है उच्चावच के आधार पे, इसमें हमको हिमालय भी मिलता है। तो पूरे भारत के अंदर तो बारिश होती है, हिमालय के अंदर बर्फ गिरती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई काफी ज्यादा है। 3000 मीटर की ऊंचाई तो लद्दाख में मिलती है, 8848 किलोमीटर की तो हमको चोटी मिलती है, माउंट एवरेस्ट। तो इतनी ज्यादा ऊंचाई होने के कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी पॉइंट है वो है हिमालय पर्वतमाला। अब उसके बाद ई पॉइंट है, वो है उच्चावच। अब सिर्फ ये उच्चावच और ये उच्चावच नहीं है, भारत के अंदर काफी सारी उच्चावच पाई जाती है। यहाँ पे आपको पता हो तो नर्मदा नदी मिलती है, यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला पाई जाती है, मासिन राम पाई जाती है। तो ऐसी काफी सारी उच्चावच है जिसके कारण भी बारिश होती है, जिसके कारण भी जलवायु बदलती है स्थानीय रूप में। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट वो है उच्चावच। उसके बाद ई एफ है हमारा जल और स्थल। जब हम इन सब की बात कर लेंगे तो हम ये बात करेंगे सीमाओं को लेकर। ठीक है, फिर हम लास्ट पॉइंट जो है वो जल और स्थल, और लास्ट का जो पॉइंट है हम पूरे भारत को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट जो है सारणी में लिखना, इनको ऐसे कैसे 5-6 पॉइंट। इसके अलावा बताइए क्या और कोई चीज छूट रही है आपकी जो हमें भारत के स्थलीय जो जलवायु है उन क्षेत्रों को समझने में मदद नहीं करेंगे? इन पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट हो तो आप ऐड कर देना, उन पे चर्चा कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला हमारा जो है वो वायु दाब तथा पवन संबंधी कारक, इसको लिख लेना, तब तक हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें भी ए पॉइंट है, इस पे हमने चर्चा नहीं की क्योंकि जैसे ही हम इनको पढ़ेंगे उसके बाद हम इन पे आ जाएंगे और इन पे चर्चा करेंगे। अब समझना यहाँ पे धरातलीय ध्रुव, जब पहली क्लास हम ले रहे थे तब हमने ध्रुवों की बात की थी। हमने कहा था कि हवाएं हमेशा ध्रुवों से किसकी ओर चलेगी? 0 डिग्री लाइन की ओर चलेगी। ठीक है, तो हमने बात की थी। तो पहला पॉइंट हमारा होगा धरातलीय ध्रुव। उसके बाद बी पॉइंट हमारा है वो है जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण।
आपको पता है एक जेट वहाँ चलती है 21-22 किलोमीटर की दूरी पे चलती है, 175 किलोमीटर की रफ्तार होती है उनकी होती है। उन हवाओं पे हमको बात करनी है। ठीक है, तो हम पॉइंट लिख देते हैं जेट प्रवाह एवं जेट प्रवाह ही लिख दो बस, जेट प्रवाह। ठीक है, और उसके बाद जब ठंड का मौसम आता है तो आपको पता है यहाँ दिल्ली के अंदर बर्फ गिरने लग जाती है, तो वो होते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ ये हमारे पॉइंट है। इनको काफी गहराई से समझना है। अब हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में पहला पॉइंट, अक्षांशीय स्थिति काफी गहराई से। अब तक जो हमने समझा ये भारत की जलवायु को समझने की बात की थी। अब जो हम समझेंगे भारत के भीतरी इलाकों को हम देखने की कोशिश करेंगे। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और कोई जानकारी अगर ऐड करनी हो तो बता देना, हम ऐड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।